हाँ, फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और इसमें हम लोगों के पास होता है 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिफ्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, इसमें होता है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और छठा है sp3d3, इसमें होता है 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन तीनों का ज्योमेट्री को समझने का कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है, इसलिए हम सबको एक साथ बताते हैं। ध्यान से समझिए इसको। इस तीनों तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, इन तीनों तरह के ज्योमेट्री में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्सियल पोजीशन पर है। अभी बताएंगे कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है। और जो रिमेनिंग है आर इन वन प्लेन, जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इतनी बात को सुन करके समझिए और कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऐसा एक कॉलम बना लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d लिखो, sp3d2 लिखो, sp3d3 लिखो। इसमें होता है सब मिलाकर 5 ऑर्बिटल, इसमें होता है 6, ऊपर भी लिखा है, फिर से लिख दे रहे हैं 7। अब आपको ये बताना है कि इन सब में एक्सियल पोजीशन पर कितना ऑर्बिटल्स होगा? 2 होगा। सब में 2 ही होता है एक्सियल पर। और रिमेनिंग तो sp3d में 2 चला गया, ऑर्बिटल हटा दिए, कहाँ के लिए? एक्सियल पोजीशन के लिए। तो और कितना बच गया? 3। इक्वेटोरियल हो गया 3। इसमें कितना हो गया इक्वेटोरियल? 4। में कितना हो गया? 5। ये हो गया, यहां तक समझ गए। इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स का मतलब क्या समझे हैं? यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सब क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो तो एक्सियल है। परपेंडिकुलर टू प्लेन जो है वो एक्सियल है। एक्सियल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के बारे में लिखा है कि दे आर इन वन प्लेन। तो अगर हम कहें कि एक प्लेन को, यानी कि एक सर्कल को 3 भाग में बांटो, क्योंकि 3 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स है, 3 बराबर बराबर, तो क्या ऐसे बांट दोगे? यस। और ये एंगल कितना हो जाएगा? अब ये एक ध्यान रखना, प्लेन का एंगल है, टोटल एंगल 360 इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो ये एंगल कितना? 120। और यही जो पोजीशन है ये कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको EQ से लिखा गया है। अब दूसरा में आओ, कितना है? 4। और आपको कहें कि लो भाई ये एक प्लेन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, तो ऐसे कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। और इन सब को मिलाइएगा तो कैसा शेप बन गया?
हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो 3 था इससे कैसा शेप बन गया? ट्रायंगल। इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। अब जरा आपका काम है, इतना तो हम 2 बता दिए, अब तीसरा आप अपने से बनाइए कि अगर 5 ऑर्बिटल हो इक्वेटोरियल प्लेन में तो उसको कैसे अरेंज करेंगे और एंगल कितना होगा। यहाँ पर तो एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री, 5 में कितना एंगल होगा और शेप का नाम क्या होगा? 72 डिग्री होगा और पेंटागन होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा, गुड। तो मान लेते हैं ये एक प्लेन हो गया, सब मिलाकर एंगल 360 डिग्री और 5 भाग में बांटना है इक्वल पार्ट्स में। तो इक्वल पार्ट्स में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री पर सबको अरेंज कर दीजिए। और इस पांचों के का जो एंड पोजीशन है उसको मिलाइए तो कैसा दिखने लगेगा? पेंटागन। पेंटागन। तो इस शेप को बोलेंगे कि ये पेंटागोनल शेप का हो गया। और एंगल कितना हो गया इक्वेटोरियल और ऑर्बिटल्स के बीच में? 72। 72। अब यहां से वापस इस टेबल में आओ, इस टेबल में, और इसको देख करके ये बता दो कि 5 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है? sp3d3। इसका मतलब ये है कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन पेंटागोनल शेप से है। 4 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल जो स्क्वायर शेप में अरेंज्ड है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3d2। यानी कि sp3d2 का के शेप का रिलेशन स्क्वायर से है और इस ट्राइगोनल शेप से रिलेशन होगा sp3d का। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 3, 4 और 5 ऑर्बिटल्स को ही ना दिखाए हैं, लेकिन क्या sp3d में 3 ही ऑर्बिटल है? नहीं, 2 ऑर्बिटल अभी और है और ये दोनों कहां पर है? तो एक्सियल पोजीशन पर है। तो अब जरा एक्सियल के बारे में एक लाइन लिखिए जो अभी आप में से कोई बता रहे थे और एकदम से सही बता रहे थे। कौन? Perpendicular अमित to the plane of कौन? अमित बोल रहा था क्या? एक्सियल का मतलब हो गया yes sir। परपेंडिकुलर। ऐसा मैथ्स में साइन देते हो ना, इसलिए लिख नहीं रहे हैं, परपेंडिकुलर बना दे रहे हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहाँ पढ़े हो ये तुम? मैथ्स में पढ़े हो क्या? नहीं सर, फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स में पढ़े, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, ये फिजिक्स मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट। तो एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब हुआ ऐसा ऑर्बिटल जो प्लेन में ऑर्बिटल्स है उसके परपेंडिकुलर है। तो अब आप बताइए, मान लीजिए एक प्लेन का एक पॉइंट है, ये इसी प्लेन में ये एक पॉइंट है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं भाई, इस पर परपेंडिकुलर देखो ध्यान से, ये जो है ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो इसी प्लेन का पार्ट है। परपेंडिकुलर मतलब हुआ ऐसे इसके ऊपर, तब ना हुआ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर और दूसरा परपेंडिकुलर यहीं इसी पॉइंट में छेद करके पेन को नीचे की ओर करते हैं।
तो कितना परपेंडिकुलर हो जाएगा? 2 तो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से जो दो, इसीलिए एक्सियल और बाइटल की संख्या, ध्यान से सुनो, इसीलिए एक्सियल और बाइटल की संख्या सिर्फ 2 होती है, क्योंकि ये एक्सियल और बाइटल जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हो गया ट्राइगोनल, किसमें? sp3d में। और इस पर 2 और बाइटल है, एक परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर, और दूसरा अब हम नहीं दिखा सकते, हमको टेबल में छेद करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरा कहां पर है? इसी से 180 डिग्री। तो अब देखो हम ऐसे दिखाने, मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, बोलो ना हाँ या ना। यस सर। यस सर, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। यस यस Yes, सर, sir. दूसरा परपेंडिकुलर देखो नीचे हम दिखा रहे हैं, जो अभी आपको नहीं दिखता है, अब दिखने लगेगा। देखो ये दूसरा परपेंडिकुलर नीचे है। यस सर। अब मान लीजिए इस प्लेन को हम ऐसे दिखा दिए, दिख गया प्लेन। यस यस एक यस सर। परपेंडिकुलर इधर हो गया, परपेंडिकुलर उधर से। दूसरा परपेंडिकुलर इधर हो गया, इसी पॉइंट से। तो ये जो दोनों एक्सियल हुआ, इसका एंगल कितना? 180 degree. 180 हाँ, डिग्री। ये 180 डिग्री। तो अगर हम प्लेन ऐसे कर दें तो कुछ आपको दिख सकता है। पेज पर तो, पेज को तो ऐसे हम कर नहीं सकते, पेज तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो 2 परपेंडिकुलर है, जिसको कि हम लोग एक्सियल और बाइटल करते हैं, उसको अभी हम रेड इंक से दिखा रहे हैं। एक ऐसे और दूसरा ऐसे। समझ लेना कि एक है इस बोर्ड से ऊपर की ओर, आगे की ओर, दूसरा है बोर्ड से पीछे की ओर। और यहाँ लिखो AX यानी कि एक्सियल। तो अब सब मिला करके यहाँ पर हम लोगों के पास 5 और बाइटल्स दिखने लगा ना। यस Yes, sir. यस सर। ये 5 और बाइटल किसमें होता है? sp3d में होता है। तो sp3d का एक्चुअल ज्योमेट्री ऐसा है जैसा यहाँ पर बना है। एक्चुअल तो यहाँ नहीं दिखेगा, ये तो प्लेन में दिखेगा, लेकिन ऐसा ही आपको बुक्स में, पेजेस में, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। अब इसका नाम अभी आगे बताएंगे। इसमें भी 2 परपेंडिकुलर बाकी है अभी, Yes, sir. क्योंकि 4 ही ना ड्रॉ किए हैं, 2 तो बचा हुआ है। वो दोनों को इस तरह से दिखाया जाता है। ये भी हो गया एक्सियल और ये भी हो गया एक्सियल। इसमें भी 2 परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा पेंटागन के ऊपर। इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है। जिधर जगह मिला परपेंडिकुलर दिखाने का, उधर पेज में दिखा दिया गया। ऊपर तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पहले से एक लाइन है, दिख रहा है, इसलिए इसको इधर से लाइन ड्रॉ कर दी। एक एक्सियल और बाइटल इधर, एक एक्सियल और बाइटल इधर। लेकिन आप लेफ्ट और राइट नहीं समझिएगा, ये लेफ्ट और राइट में है। ये है पेज के ऊपर और दूसरा है पेज के पीछे। पेज के सामने ऊपर की ओर, पेज के पीछे नीचे की ओर। चलो इतनी बात समझ गए। Yes, sir. यस यस सर। तो अब आप इतना समझने के बाद इन सब का नाम समझिए। कैसा शेप है ये? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। ट्राइगोनल है, इक्वेटोरियल पोजीशन से ट्राइगोन बना, इसलिए ट्राइगोनल शेप। इक्वेटोरियल पोजीशन से स्क्वायर बना, Square. तो स्क्वायर शेप।
इक्वेटोरियल पोजीशन से पेंटागन बन गया तो पेंटागोनल शेप। पेंटागोनल। लेकिन जब दोनों एक्सियल और बाइटल्स को ले आए तो इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या कहते हैं? बाई बाई सब जोड़ करके बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। Trigonal bipyramidal. वैसे ही इसमें भी दो परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। और उसी तरह से यहाँ भी नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अब आपको पहचान लेना है कि इस तरह के शेप्स को ऐसा ऐसा और ऐसा नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इक्वेटोरियल से ट्राइगोन बना, इक्वेटोरियल से स्क्वायर बना, इक्वेटोरियल से पेंटागन बना और दो परपेंडिकुलर्स है सब में, इसलिए दो सब में बाई पिरामिडल हो गया। अब आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक ही परपेंडिकुलर रहता यहाँ पर, यहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर रहता तो क्या नाम होता इस ज्योमेट्री का? सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल। वाह, बहुत अच्छा, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ भी अगर एक ही परपेंडिकुलर होता तो ट्राइगोनल स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पेंटागोनल पिरामिडल। पिरामिडल। लेकिन दो दो परपेंडिकुलर्स है इसलिए सब में बाई लग गया तो हो गया बाई पिरामिडल। चलिए इतना लिख करके और थोड़ा सा समझ के रखिए, फिर हम आगे फर्स्ट देखिए BeCl2 and sp hybridization। पहली बात ये समझिए कि इन BeCl2 beryllium forms 2 bonds with chlorine। दो बॉन्ड बनाया है इस तरह से। तो इसलिए यहां पर वैलेंसी ऑफ बेरिलियम ये हो गया 2। Therefore beryllium should have 2 unpaired electron। ये पिछले क्लास में भी हुआ था। in its valence shell। बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होना ही चाहिए क्योंकि बेरिलियम का वैलेंसी 2 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा ना तब तो वैलेंसी भी 0 हो जाएगा, मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो जरा देखो तो बेरिलियम के पास क्या वास्तव में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये GS का मतलब बताओ तो क्या है? जनरल स्टडीज है। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2, या इसी को ऐसे भी लिखते हो 1s2 2s2। बताओ तो देखकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। 0 है। लेकिन बेरिलियम का वैलेंसी कितना दिख रहा है BeCl2 में? 2। तो इसका मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा बताओ तो? एक्साइटेशन से। हाँ, 1s वाह, और 2s। वाह, वाह, वाह। एक्साइटेशन को
बहुत अच्छा, एक्साइटेशन से आएगा। तो जरा इसका एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो 1s में तो कोई अंतर नहीं आएगा, 1s में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? 2p में चले जाएगा, 2p में 2p1 बना देगा। हाँ, 2p1 बना देगा। और इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये सेकेंड ऑर्बिट यही हो गया वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही हो गया। और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन को समझने का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये पार्ट हो गया एक्साइटेशन। तो यहाँ पर हमको जगह नहीं है, फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो ये एक्साइटेशन के कारण 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड स्टेप में अब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को ही तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ना। यस। तो मिक्सिंग उसका होगा, yes मिक्सिंग होगा वैलेंस शेल, ध्यान से सुनो, वैलेंस शेल के वैसे ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसके किसके पास? तो 2s के पास है एक, और 2p जो 3 तरह का है उसमें से एक के पास अनपेयर्ड है। तो एक 2p और एक 2s, यानी कि मिक्सिंग हो गया ऑफ 1s एंड 1p। एक s है, एक p है। एक यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल है कि s की संख्या 1, p की संख्या 1, लेकिन किस ऑर्बिट का? तो कहना सेकेंड ऑर्बिट का। तो खैर हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्बिट से नहीं मतलब है, उसको ऑर्बिटल से मतलब है कि कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया। तो कौन कौन भाग लिया बताओ तो?1s 1p S और एक P। तो जब एक S और एक P मिक्स करेगा तो क्या होगा बताओ, कितना बनेगा? 2 तो 2 बनेगा। न्यू, 2 न्यू। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp और इस तरह के मिक्सिंग को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यस बोलो। सर। अब जरा yes आगे समझो, मिक्सिंग को आगे समझो। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? spherical लीनियर। लीनियर, spherical नो सर, नो सर। p ऑर्बिटल का? dumbbell डम्बल तो 2s एक ऑर्बिटल है और 2p भी एक ऑर्बिटल है, यही दोनों मिक्स किया, और मिक्स किया तो हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। और कितना ऑर्बिटल बना? 2 दो बना। कौन सा ऑर्बिटल बना? sp sp। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो याद करो हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे शो करते हैं, इस तरह से। यस। और ऐसा ऐसा 2 बना है, दोनों आइडेंटिकल है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्योरी में पढ़े हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है वो सब आइडेंटिकल होता है, उसका एनर्जी और उसका शेप इक्वल होता है। तो यही हो गया 2 तरह का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp और ये भी sp। जैसे Yes, सीखे थे sir. ना कि p 3 तरह का, d 5 तरह का, f 7 तरह का, वैसे ही सीखे हो कि sp ऑर्बिटल 2 तरह का, दोनों का एनर्जी सेम, तो इस तरह से बना दे। ये हो गया मिक्सिंग। अब आ जाओ ज्योमेट्री पर, और अभी जो पढ़े हो उसको याद करके बताओ कि ज्योमेट्री ऑफ sp ऑर्बिटल इज व्हाट? Linear. linear geometry तो लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज कर दो।
एक sp, यहाँ मान लो न्यूक्लियस है, एक sp इधर और दूसरा sp इधर। Yes, sir. इतना नोट करिए जल्दी से और बताइए। एसपी में बेरिलियम और क्लोरीन में ना बॉन्ड बनता है। बेरिलियम और क्लोरीन। हाँ, तो जब बेरिलियम और क्लोरीन में बॉन्ड बनना है तो ऑर्बिटल्स लिखो ऑफ बेरिलियम मस्ट ओवरलैप किसके साथ? क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ। अब बेरिलियम के पास कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। एस कहाँ है? sp है, देखो न उसके पास अब s है न उसके पास p है, ये सब तो मिक्स कर गया और मिक्स करके नया बना लिया। क्या बना लिया? sp हाइब्रिड SP. ऑर्बिटल। एंड क्लोरीन हैज sp और बनाए थे ना Cl2 HCl, ये सब बनाए हो पहले के क्लास में, और वहां पर p ऑर्बिटल देखे थे कि क्लोरीन के पास होता है। तो अब देखो ओवरलैप कैसे होगा। ये है बेरिलियम, इसका एक ऑर्बिटल sp, इसका दूसरा ऑर्बिटल sp, लीनियरली इस तरह से अरेंज्ड है। अब इसका ओवरलैप होगा क्लोरीन के p ऑर्बिटल से, और इधर से भी हो जाएगा ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। तो ये है p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ये भी है p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो अब बन जाएगा बॉन्ड बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में, तो लिखेंगे BeCl और इधर भी कर देंगे BeCl। अब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। ये एंगल कितना? 180 डिग्री। 180. 180 क्यों degree. 180? क्यों 180? सर्कल का हाफ है. हाँ, क्योंकि बेरिलियम का जो दोनों ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी 180 डिग्री पर अरेंज हो चुका है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसीलिए BeCl2 में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम लोग थ्योरी से कह रहे हैं, और जब वास्तव में एक्सपेरिमेंट किया गया तो वास्तव में मिला 180 डिग्री ही मिलता है। चलो दूसरी बात, इस ओवरलैप का नाम बता दो जल्दी से। P P1 P1 PSP ना, एक P है दूसरा SP है, इधर भी एक P है दूसरा SP है, तो ओवरलैप हो गया PSP। दोनों ओवरलैप सेम है, इसलिए दोनों का बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, दोनों के बॉन्ड्स का प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगा। ये SP है ना और ये P है, तो ओवरलैप PSP, ये भी P है और ये SP है, तो ओवरलैप PSP, दोनों तरफ ओवरलैप सेम,